सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 7 हिंदी कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैराथन क्लास है, ठीक है। टोटल जो है 100 प्रश्नों को लिया है मैंने। पूरे 21 कहानियाँ जो है लगी हुई हैं यूनिट 7 में। उन सभी 21 कहानियों से जो प्रश्नों को मैंने लिया है, ठीक है। टोटल 100 प्रश्न हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप सभी दोस्त जो है क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? निर्मल वर्मा का हो जाएगा लंदन की एक रात, मार्कंडेय का होगा हंसा जाई अकेला, शिवमूर्ति का हो जाएगा कसाईवाड़ा और शेखर जोशी का कोसी का घटवार, ठीक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। कूट में देख लेते हैं 4 3 2 1, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 है माता दीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। दूसरा ऑप्शन है माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था। तीसरा ऑप्शन है माता दीन ने कहा था हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चौथा ऑप्शन है चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। पांचवा ऑप्शन है माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी थी। 3 गुनी कहाँ किया था, है ना, उनकी तनख्वाह ही कम कर दिया था इसने, ठीक है। तो राइट आंसर बताएंगे आप सभी क्या होगा? 1 4 और 5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ए बी सी कर लीजिए ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे बी होगा, ये सी ऑप्शन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 4 5, ठीक है। 1 4 नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, 1 4 5 कैसे होगा? 1 मिनट, दूसरा सही होगा, है ना, दूसरा सही होगा और तीसरा और चौथा 2 3 4 सी ऑप्शन, ठीक है। 2 3 4 सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। 2 3 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आकाशदीप कहानी से जो है मैंने टोटल प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब 100 प्रश्न जो मैराथन क्लास होती है उसमें एक एक कहानी से जो है प्रश्नों को नहीं लिया जाता ना, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न आने की जो है 99% चांसेस होते हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को लिया जाता है ना। लेकिन आकाशदीप कहानी से, पिता कहानी से और परिंदे कहानी से, ठीक है, इन 3 कहानियों से जो है मैंने पूरा प्रश्नों को कराया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, लिंक नहीं मिला है, अगर आप सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग बताएंगे, मैं लिंक भेज दूंगी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले आएगा 5वां, बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जू का काटना। फिर आएगा चौथा, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध। उसके बाद पहला आएगा चंपा द्वारा दीपक का जलाना। फिर तीसरा आएगा चंपा द्वारा जया द्वारा नौका विहार, चंपा और जया द्वारा नौका विहार। उसके बाद दूसरा आएगा दीप स्तंभ का महोत्सव, ठीक। राइट आंसर 5 4 1 3 2, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। 5 4 1 3 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। दुनिया का अनमोल रतन देश प्रेम,
अमृतसर आ गया देश विभाजन पर है। चीफ की दावत वेदों की उपेक्षा रतन पर आधारित है। पिता पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 3 1 2। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष है 1928। ठीक है, 1928। इंद्रजाल का 1936। तर्क का तूफान 1950। पाजेब 1942। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये चारों ऑप्शन जो है ना गलत है। ठीक है, चारों ऑप्शन को काट दीजिए। ठीक है, प्रकाशन वर्ष यहाँ पे मैंने लिखा है तो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा ए। ठीक है, उसके बाद आएगा ये बी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आएगा बी यानी इंद्रजाल। उसके बाद आएगा डी, ए बी डी सी। ठीक है, ए बी डी सी। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी मैंने लिख दिया है तो उससे भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन में या टाइपिंग में जो है मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो चलें आगे। राइट आंसर ए बी डी सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आकाशदीप कहानी के गौड़ पात्र। आकाशदीप कहानी के गौड़ पात्र कौन है? तो मणिभद्र है और जया है। ठीक है, मणिभद्र और जया। ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में विधवा की पोती का क्या उम्र रहता है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। यह कथन आकाशदीप कहानी से किस पात्र का है? तो ये चंपा का है। ठीक है, चंपा का कथन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, ये आ भी सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़े भाई साहब, फिर वापसी, डेफोडी जल रहे हैं, पाल गुमरा का स्कूटर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला ऑप्शन है, बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त कर दो। ये कौन कहता है? बुधगुप्त कहता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, क्या तुम स्त्री हो, क्या स्त्री होना पाप है। ये दोनों बातचीत होती है। ठीक है, बुधगुप्त में। आगे देखते हैं, चौथा ऑप्शन है, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, संतृष्ट और ज्वलनशील है। पांचवा ऑप्शन है, अच्छा होता बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। चंपा का कथन है ये। ठीक है, बताइए राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल क्रम में है, ये सभी क्रम में दिया है मैंने ताकि आप लोग एक जगह याद कर लें। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। लाल पान की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु, एक औरत जिंदगी, एक औरत की जिंदगी, ये किसका है? रामदरस मिश्र का है। ठीक है, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा का है और शव यात्रा कृष्णकांत वर्मा का है। राइट आंसर 3 1 2 4, 3 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक और ज़िंदगी मोहन राकेश का, सर्पदंश रामदरस मिश्र का हो जाएगा। शरणागत किसका है? चतुरसेन शास्त्री, मुक्तिबोध का हो जाएगा। ठीक है, चतुरसेन शास्त्री नहीं, मुक्तिबोध का शरणागत। ठीक है, कहानी है। विपात्र, विपात्र हो जाएगा वृंदालाल वर्मा का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2143, 2143। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। एक और ज़िंदगी किसका है? मोहन राकेश का है। सर्पदंश जो है रामदरस मिश्र का है, कहानी है। और शरणागत जो है वृंदालाल वर्मा का है। ठीक है, और विपात्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्तिबोध का। वही मैं कहूँ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सही है। 2143, 2143। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों से मेरी रक्षा की। आकाशदीप कहानी से यह कथन किस पात्र का है? आकाशदीप कहानी से यह कथन है, कौन कहता है कि साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों से मेरी रक्षा की है? तो ये चंपा के पिता द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, चंपा की माँ से कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। सभी, मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों से कि सभी कहानी यानी 21 के 21 कहानी से प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही कहानी से अगर 4, 5, 10 प्रश्न आए तो आप लोग घबरा जाओगे, फिर क्लास छोड़ के चले जाओगे। अगर ऐसा करोगे आप लोग तो आप लोगों का ही उसमें नुकसान होगा। ठीक है, मेरा काम है बता देना कि भाई जो मैंने जिस तरह से मैंने प्रश्न बनाया है, जैसे मैं सॉल्व करा रही हूँ, वो मेरा काम है बताना आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद आपका काम है उसको फॉलो करना या ना करना। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ई। ठीक है, सभी जो है यहाँ पे सही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये ए ऑप्शन है। ठीक है, ए भी आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है मेरे से आज। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। आकाशदीप कहानी में कहाँ पे आता है? जब बुद्धगुप्त और चंपा को लेकर नायक जो है उनको लेके जाता है द्वीप पे। ठीक है, वहीं 5 साल का अंतराल आता है। वही द्वीप पे जो है चंपा द्वीप नाम रखता है बुद्धगुप्त। ठीक है, तीसरा है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। प्रेम और कर्तव्य से अंतर्द्वंद से जूझती हुई चंपा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने वाली कहानी है। ठीक है, तो सभी कथन बिल्कुल सही हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, दोहरे शीर्षकों से सुमेलित कीजिए। तीसरी कसम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, है ना। बिगाड़े का सुधार, सती सुखदेवी हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी ये हो जाएगा उदयभान चरित। ठीक है, इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। और ठेठ हिंदी का ठाठ ये हो जाएगा देवबाला। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक रचना का जो है उसका दूसरा नाम क्या है, वहाँ से जो है प्रश्न को मैंने लिया है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2143, 2143 राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी से आए पात्रों के चरित्रों को सुमेलित कीजिए। चंपा जो है चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका रहती है और जया चंपाद्वीप की मूल निवासी रहती है। बुद्धगुप्त ताम्रलिपि का क्षत्रिय होता है। मणिभद्र चंपा को बंदी बनाने वाला होता है। 2143, 2143 राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कहानी दी गई है और एक तरफ कहानी के लेखक दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है। गुलबहार जो है किशोरीलाल गोस्वामी का है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे का है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास का है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 5, 4 2 1 5 राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे के निम्नांकित संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा। यानी आगे की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा विपत्तिका, फिर परंपरा, अमर वल्लवी, शरणार्थी। आगे की जितनी भी कहानियां हैं उनको आप लोग प्रकाशन वर्ष के साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी जितनी कहानियां लगी हैं आगे की, उपेंद्रनाथ अश्क की, जैनेन्द्र की, ठीक है, जितनी भी कहानीकार हैं आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उनकी कहानियों को आप लोग प्रकाशन वर्ष के साथ ज़रूर देख लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जैनेन्द्र की कहानी, अज्ञेय की कहानी, उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी, ये सब कहानियाँ जो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जो पहले से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं वो दिमाग में ज़्यादा बैठा होगा, तो उनको ज़्यादा रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि याद रहे। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का भी आप लोग याद कर लीजिएगा, उनका भी महत्वपूर्ण है। कमलेश्वर की कहानी, कमलेश्वर की जो जितनी कहानियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं याद कर पा रहे हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसका लिंक भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जो उन्होंने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पे। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से सारी कहानियों को मैंने याद करवाया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिता कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 2 और 4 देख लेते हैं। इसमें पति पत्नी के रिश्ते में आए परिवर्तन को दिखाया गया है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें मध्यवर्गीय परिवार को आधार बनाकर कहानी निर्मित की गई है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें पीढ़ीगत समन्वय का चित्रण है। इसमें पिता पुत्र के संबंध के माध्यम से पीढ़ीगत बदलाव को दर्शाया गया है। इसमें दंपति की खुशहाल जिंदगी का चित्रण है। राइट आंसर क्या होगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा भी सही है, पांचवा भी गलत होगा। ठीक है, तो 1 2 4 राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलिए, आगे अगला प्रश्न है, पिता कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पिता कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले है बिल्ली के रोने की आवाज़ आना, ठीक है, 4 होगा। उसके बाद है आम के गिरने की आवाज़, 1 हो जाएगा। फिर पिता द्वारा घर के आंगन में स्नान, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। फिर आएगा तीसरा, पत्र द्वारा पिता के लिए कोट का कपड़ा, पुत्र द्वारा, पत्र नहीं पुत्र द्वारा, ठीक है, कोट का कपड़ा लाना, तीसरा हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने ABC कर दिया है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग, 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक भी पत्ता नहीं डोलता। पिता कहानी से यह कथन किसका है? स्वयं पिता का है, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पिता कहानी में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पिता कहानी का कथन नहीं है, बाकी ABC तीनों है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। मोहल्ले में हम लोग का सम्मान है, ये भी है। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता, ये भी है। मैंने कलकत्ते में हॉल एडरसन सिले कोट पहने हैं, ये पिता अपने पुत्र से बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पिता कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। पिता कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 3 4। पिता ने कप्तान भाई को 1200 रुपये वाली पासबुक थमा दी थी। कप्तान भाई थल सेना में नौकरी करते थे, गलत है ये, थल सेना में वायु सेना में, ठीक है।
तीसरा है पिता बार बार सुराही से खाट से सुराही तक जा रहे थे, ये भी राइट आंसर है। उसके बाद कमरे में सिगरेट पीने की सुविधा नहीं थी, ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर 1, 3, 4 होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। पिता कितने वर्षों से रामायण और गीता का पाठ कर रहे थे? तो 35 वर्षों से। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन भी आया था दिसंबर में, है ना, 2023 दिसंबर में। अगला प्रश्न है, आ गए पिता कहानी में उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा है? तो स्त्री ने व्यक्ति से कहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौक से आते वक्त पिता कितने रुपए देते थे? तो 2 या 3 रुपए देते थे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना, मैं बताती जा रही हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे। पिता कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। पिता कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी में पिता के को रूढ़ियों से मुक्त दर्शाया गया है। ठीक है, गलत हो जाएगा, रूढ़ियों से मुक्त कहाँ दर्शाया गया है, ये शब्द यहाँ पे आया इसलिए गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इस कहानी में पिता को सिर्फ अपने कार्यों से संतोष होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, इस कहानी में पिता पुत्र के पीढ़ीगत विचारों में अंतर को चित्रित किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, 2, 3 सही हो गया। अब देखते हैं चौथा, इस कहानी में पिता की मानसिक स्थिति के कारण पुत्र के विरोध को दिखाया गया है, नहीं। आगे देखेंगे, विरोध नहीं करता है इनका पुत्र। ठीक है, विरोध नहीं करता, वो चाहता है कि मतलब हमारे पापा जो हैं पुरानी चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ों को अपनाएं, नए नए कपड़े पहने, नए नए अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाएं, अच्छे अच्छे खाना खाएं। ठीक है, वो उसके मन में होता है, नफरत नहीं करते हैं वो। ठीक है, पांचवा ऑप्शन क्या है? कहानी माता पिता के प्रति संतान की संकुचित सोच को उजागर करती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पांचवा बिल्कुल सही है। ठीक है, 1, 3, 5 राइट आंसर हो जाएगा। एक 3 5 नहीं होगा, 1 2 4 होगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, 1 तो होगा ही नहीं, दूसरा होगा। ठीक है, 2 3 और 5, 2 3 5 बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 2 3 5। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिता कहानी में यह शिकायत किसने की? आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? किसने कहा? दादा भाई ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सुमेलित कीजिए, एक तरफ कहानी दी गई है, एक तरफ कहानीकार। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? भगवती चरण वर्मा का कहानी हो जाएगा 2 बाके, इलाचंद जोशी का हो जाएगा दिवाली और होली, यशपाल का हो जाएगा मकरेल, उपेंद्र नाथ अस्क का हो जाएगा पिंजरा। राइट आंसर हो जाएगा 3 5 2 1, 3 5 2 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, अकाजी, अजाकी, चोरी, 2 सखियाँ। इनमें से जो है कौन सी कहानी शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 सखियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दुलाई वाली कहानी के विषय में सही कथन बताइए। निम्नलिखित में दुलाई वाली कहानी के विषय में सही कथन बताइए। ऑप्शन ये है, ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी का प्रारंभ काशी शहर से होता है। कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1907 है। कहानी का अंत इलाहाबाद शहर से होता है। ऑप्शन ई है, नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल यात्रा में किए गए मजाक की सरस कहानी है। ऐसा है, इस ऑप्शन को आप लोग काट दीजिए।
एक और ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ई, ABCDE F कर लीजिए, ठीक है, F ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा ऑप्शन पे, ठीक है। तो उपयुक्त सभी ये यहाँ पे जो कथन है, विषय हैं, सभी सही हैं, ठीक है, धुलाई वाली कहानी के विषय में। तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया सभी राइट आंसर हैं, तो आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हैं सारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धुलाई वाली कहानी में किस शहर का वर्णन हुआ है। धुलाई वाली कहानी में जो है शहर का वर्णन है, और शहर में जो गांव पड़ते हैं उन गाँव का भी वर्णन है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मिर्ज़ापुर, कलकत्ता और आगरा, ABD ऑप्शन 4। निम्न में से धुलाई वाली कहानी के पात्र हैं। धुलाई वाली कहानी के पात्र कौन है? सीता है, जानकी है और वंशीधर है। ABE ऑप्शन A, ठीक है, ABE। अगला प्रश्न है, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए पर दया ना आवे, पर इनको दया ना आवे, है ना। ये कथन किसका है? तो आप सभी को पता है, जानकी का है, ठीक है, जानकी का, जो वंशीधर की पत्नी है। और नवल किशोर वंशीधर का क्या है? मामा का लड़का है, ठीक है, लेकिन मामा का लड़का भाई तो लगेगा, लेकिन इनके भाई से ज़्यादा इनमें दोस्ती का जो है इनका संबंध है, ठीक है। और सीता कौन है? जानकी की बहन है। धुलाई वाली कहानी की पंक्ति को पहले से बात के क्रम में लगाइए। ये ऑप्शन है, काशी जी के दशा में घाट पर स्नान करते हुए एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोधौलिया की तरफ जा रहा था। ऑप्शन बी है, आज ही जाना होगा। यह क्यों? आज भला कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही तो सवेरे भैया से कह देते, ऐसा ही था तो भैया से सवेरे कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। सी ऑप्शन है, तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। यह बात है कि आज ही नवल किशोर का आरे से अपनी नई बहू को साथ लेकर, अब कहाँ से आरे से आता रहता है नवल किशोर, ठीक है। दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले जाकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये लेखक का कथन है, ठीक है। तो ये कथन, सारे कथन बिल्कुल क्रम में हैं, क्रम में ही रखा है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप क्रम में आसानी से पहचान पाएँ, याद कर पाएँ, ठीक है। ABCD राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धुलाई वाली कहानी के विषय में सही कथन बताइए। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। वंशीधर की बनारस में ससुराल है। वंशीधर के ससुराल में एक साले और दो सालियां हैं। ऑप्शन डी है, नवल किशोर इनके यानी वंशीधर के दूर के नाते में ममेरे भाई नहीं हैं। ऑप्शन ई है, नहीं है का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ई है, नवल किशोर और वंशीधर दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। दोनों एक जान और दो कालिब हैं, ठीक है। तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि नवल किशोर जो है दूर में ममेरे इसका भाई रहता है, यहाँ पे नहीं दिया है मैंने, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके ससुराल में एक साले और एक साली होती है, ठीक है, और उसकी मम्मी होती है, यानी जानकी की मम्मी होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ABE होगा, ABE, केवल ABE। अगला प्रश्न है, धुलाई वाली कहानी में वंशीधर से गाड़ी वाले ने स्टेशन पर जाने के लिए कितने रुपए किराया मांगा? धुलाई वाली कहानी में वंशीधर से गाड़ी वाले ने स्टेशन पर कितने रुपए मांगा था जाने के लिए? तो 1.5 रुपये, राइट आंसर 1.5 रुपये। फिर मना कर देता है ये, है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। परिंदे
परिंदे कहानी के पात्रों को उनकी विशेषताओं के साथ सही मिलान कीजिए। इधर पात्र दिए गए हैं, इधर विशेषता दी गई है। ठीक है, सभी पात्र जो है परिंदे कहानी से हैं। लतिका, सुधा, हेमंती, मिसवुड। हर्बर्ट भी है, इसमें बहुत सारे पात्र हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य जो पात्र हैं जिनसे प्रश्न आता है, आया हुआ है, उन्हीं पात्रों के कथनों को मैंने लिया है और उन्हीं पात्रों का जिक्र बार बार होगा। ठीक है, तो आप पात्र जो है बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। लतिका का जो यहाँ कथन है, विशेषता है कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल। लतिका का यहाँ पे हो जाएगा हॉस्टल की लड़कियों में सबसे अधिक लोकप्रिय। ठीक है, तीसरा। और सुधा का होगा, नहीं प्रिंस, सब ये गलत है, 1 मिनट। लतिका जो है स्कूल के छात्रावास की वार्डन है। ठीक है, सुधा हॉस्टल की लड़कियों में सबसे अधिक लोकप्रिय है और हेमंती जो है 7 नंबर के कमरे में इसके गाने का प्रोग्राम था। ठीक है, और मिस वुड कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, ये है सही मिलान। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 3 1 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिंदे संग्रह यानी परिंदे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? परिंदे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? 7 कहानियां हैं। ठीक है, और परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1957। ठीक है ना। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था परिंदे कहानी? हंस पत्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मन स्थिति का कारण क्या है? क्यों निराश रहती है? परिंदे कहानी में जो लतिका है वो उसके निराश मन की स्थिति का कारण क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, लतिका को हर्बर्ट के अस्वस्थ होने की खबर किसने दी? कमरुद्दीन ने दी थी। ठीक है, करीमुद्दीन ने, इम्पोर्टेंट पात्र है ये भी, करीमुद्दीन। ठीक है, ये सभी पात्र को आप लोग ध्यान देंगे, डॉक्टर मुखर्जी, फादर एलमंड, करीमुद्दीन, मिस वुड। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। परिंदे कहानी के संदर्भ में असंगत कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर इसमें असंगत हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर गिरीश नेगी जब कश्मीर के दौरे पर गया था तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। नहीं, वहाँ पे इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है, गिरीश नेगी कुमायूं रेजिमेंट में मेजर था। ठीक है, गिरीश नेगी जो है कुमायूं रेजिमेंट में मेजर था। सी ऑप्शन देखेंगे, कुमायूं रेजिमेंट के क्लब की लाइब्रेरी में डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका का मेजर गिरीश नेगी से पहली बार परिचय कराया था। ठीक है, लतिका ने गिरीश नेगी का नाम मैन इंटर ऑफ कुमायूं रखा था। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, मैन इंटर ऑफ कुमायूं। ये लतिका ने किसका नाम रखा था? तो गिरीश नेगी का। अगला प्रश्न है, राइट आंसर बताया मैंने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लतिका द्वारा लिली, यहाँ पे होगा, लिली का प्रेम पत्र छिपाने का क्या कारण था? लतिका द्वारा लिली का प्रेम छिपाने का क्या कारण था? तो ईर्ष्या भाव। ठीक है, ईर्ष्या भाव था। अगला प्रश्न है, कॉन्वेंट स्कूल में संगीत का शिक्षक कौन था? कॉन्वेंट स्कूल में संगीत का शिक्षक कौन था? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर हर्बर्ट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। परिंदे कहानी में पात्रों को उनके कथनों के साथ सही मिलान कीजिए।
कथनों के साथ सही मिलान कीजिए। इधर पात्र दिए गए हैं और इधर कथन दिए गए हैं। कौन सा कथन किस पात्र का है, चलिए देखते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का जो है कथन है, मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा ज़रूर जाऊंगा। ठीक है, ये कथन डॉक्टर मुखर्जी का है। करीमुद्दीन का कथन है, बड़े ज़बर थे ये अंग्रेज, 2 घंटे में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। ह्यूबर्ट का है, पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। फादर एलमंड्स का हो जाएगा, मैं फ़िलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कथनों को आप लोग अच्छे से मिलान कर लेंगे मेरे साथ साथ जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत डीप प्रश्न है ये, पूरा कहानी आप पढ़ेंगे तो ही इन कथनों को पकड़ पाएंगे। ठीक है ना, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो कथनों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, ये 47 होगा, 47। ठीक है, बारिश होने की आशंका से मिस वुड ने पिकनिक के लिए किस स्थान पर जाने का प्रोग्राम रद्द कर स्कूल में कुछ दूर मीडोज में ही जाने का निश्चय किया था। झूला देवी के मंदिर, धूपछांव मंदिर, बिलियर्ड्स क्लब या बिला नागा क्लब। झूला देवी मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झूला देवी मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। यहाँ पर धुंध के द्वारा किसकी मन स्थिति को व्यक्त किया गया है। जूली है यहाँ पे, जूली का या हर्बर्ट का या लविका का या मिस वुड का। अब ये क्वेश्चन, इसके पहले मैंने वहाँ पे लिली बोल दिया था, लिली नहीं है, जूली है। ठीक है, लतिका होगा यहाँ पे, लतिका। ठीक है, अब मैं पेन से ऐसे लिखती हूँ ना, अभी तो मैं फिंगर से लिख रही हूँ मोबाइल पे। क्वेश्चन बनाती हूँ तो पेन से लिखती हूँ कॉपी पे, फिर उसको जो है PDF बना के फिर उसको कन्वर्ट करके प्रश्नों को मैं कन्वर्ट करती हूँ ना, तो जो राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, वो ऐसे ही आ जाता है। तो आप लोगों ने देखा ना, कई जगह टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को जो टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, लिख करके उसको फ़ोटो क्लिक करके PDF बना के तुरंत उसको कन्वर्ट करके और फिर उसे सेट कर देती हूँ। तो ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, तो ऐसे करती हूँ तो थोड़ा सा मिस्टेक आता है ऑप्शंस में या क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लतिका मैंने लिखा था तो लविका यहाँ पे आ गया था। ठीक है, यहाँ जूली है तो पिछला प्रश्न जो मैंने कराया वहाँ पे लिली आ गया था। ठीक है, लेकिन मैं बताती जाऊँगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, लतिका। अगला प्रश्न है 49। वही जो सब लोग जानते हैं और हर्बर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। परिंदे कहानी में यह कथन किसका है। वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। यह कथन जो है किसका है, डॉक्टर मुखर्जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। निर्मल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम, अच्छा देखो आप लोग, उपन्यासों का कहानी होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर। ठीक है ना, वे भी क्या दिन थे, लाल टीन की छत थी, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग निर्मल वर्मा की ये सभी रचनाएं। वे भी क्या दिन थे, लाल टीन की छत थी, एक चिथड़ा सुख था, रात का रिपोर्टर आया, अरण्य। ठीक है, अरण्य, इनका एक और रचना अरण्य, रात के रिपोर्टर के बाद। प्रकाशन वर्ष भी एक बार आप लोग देख लेंगे। वे दिन का प्रकाशन वर्ष है 1964। लाल टीन की छत का प्रकाशन वर्ष है 1974। एक चिथड़ा सुख का प्रकाशन वर्ष है 1979। रात का रिपोर्टर का प्रकाशन वर्ष है 1989। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
ठीक है। तो ये नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 में थोड़ा सा डाउट है तो उसको एक बार क्लियर करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, पिता कहानी से जो है प्रश्न है वो ये रहा। देखते हैं, पिता कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पति पत्नी के रिश्ते में आए परिवर्तन को दिखाया गया है। ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, इसको मैंने सही बताया था। पति पत्नी के रिश्ते में आए हुए परिवर्तन तो पिता कहानी में नहीं दिखाया गया है। ठीक है, और 5वां ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन गलत होगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। एक मिनट, आ गया प्रश्न, देखेंगे। हाँ जी, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न है, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इससे सीख लो। उपर्युक्त कथन किस कहानी से है? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, या पिता कहानी से, या कानों में कंगना, या राही। राइट आंसर क्या होगा? एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इससे सीख लो। यह कथन जो है किस कहानी से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कमलेश्वर की कहानी को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कमलेश्वर की कहानी को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले देखिए आएगा राजा निर्वंशिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सबसे पहले राजा निर्वंशिया आएगा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957, है ना। उसके बाद आएगा कस्बे का आदमी जिसका प्रकाशन वर्ष है 58। ठीक है, 1958। फिर खोई हुई दिशाएं 1963। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, फिर से लिखती हूँ मैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, आज़ादी मुबारक 2002। ठीक है, ये है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर जो है कहानीकार दिए गए हैं और इधर कहानी दी गई है। ठीक है, कौन सी कहानी किसकी है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए मिलान कर लेते हैं। महीप सिंह की जो कहानी है वो है कुछ और कितना। ठीक है, कुछ और कितना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973। विवेकी राय का हो जाएगा सर्कस, इसका प्रकाशन वर्ष है 2005। राकेश वत्स का हो जाएगा यहाँ पे अभियुक्त, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979। ठीक है, और राजेंद्र यादव का देवताओं की मूर्तियाँ, इसका प्रकाशन है 1952। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी मैंने बता दिया, तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये रहा सही मिलान। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2, 3, 4, 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। राजा निर्वंशिया कहानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है, यह कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है। ऑप्शन बी है, इसमें एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक की 2 कहानियाँ साथ चलती हैं। ऑप्शन सी है, इसमें जगपति और चंदा का प्रेम दिखाया गया है। ऑप्शन डी है, इस कहानी में जगपति आत्महत्या कर लेता है। ऑप्शन ई है, जगपति और चंदा रामपुर के निवासी हैं तथा संतानहीन हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कस्बाई जीवन पर आधारित ये कहानी है। बी भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और डी सही है।
है ना। अब देख लेते हैं सी गलत क्यों है। इसमें जगपति और चंदा का प्रेम दिखाया गया है, प्रेम नहीं संघर्ष दिखाया गया है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ई ऑप्शन देखेंगे, इसमें जगपति और चंदा रामपुर के निवासी तथा संतानहीन है। संतानहीन है ये तो सही है, लेकिन रामपुर के निवासी ये नहीं होते हैं, मैनपुरी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, मैनपुरी के निवासी होते हैं। ठीक है ना, रामपुर नहीं, तो इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन तीसरा होगा, ए बी डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? राजा निर्वंशिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, एक से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? एक से यदि पत्नीत्व और मातृत्व ही छीन लिया जाए तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? उपयुक्त कथन किस कहानी से है? परिंदे कहानी, राजा निर्वंशिया, सिक्का बदल गया, राही। राइट आंसर हो जाएगा राजा निर्वंशिया कहानी से यह कथन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। उपयुक्त कथन राजा निर्वंशिया कहानी से किस पात्र का है? और ये कथन जो है कई बार पूछा भी गया है यूजीसी नेट में। जगपति का कथन है। ठीक है, ये सभी पात्र जो है राजा निर्वंशिया कहानी से हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है जगपति का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले ही मर चुका था। राजा निर्वंशिया कहानी से यह कथन किस पात्र का है? ये भी जो है जगपति का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित है? इस क्लास में आपको ये प्रश्न ज़्यादा मिलेगा, कौन सा कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, उसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रश्न को लिया है। सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, और जो है सिक्का बदल गया कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में। ठीक है, बादलों के घेरे में कहानी संग्रह का जो है प्रकाशन वर्ष है 1980। इसी में जो है सिक्का बदल गया कहानी संकलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, बादलों के घेरे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं? अब बताइए, बादलों के घेरे कहानी में जो है मैंने बता ही दिया, सिक्का बदल गया कहानी संकलित है। अब बताइए कितनी कहानियाँ संकलित हैं इसमें? टोटल 24 कहानियाँ संकलित हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र पूछा जा रहा है, गौड़ पात्र नहीं, ध्यान रखेंगे आप लोग। मुख्य पात्र में हो जाएगी शाहनी और शेरा, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, शाहजी पे मत जाइएगा क्योंकि शाहजी तो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है, तो गौड़ पात्र में है ये। आगे देखिए अगला प्रश्न, सिक्का बदल गया कहानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है, यह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है। ऑप्शन बी है, इस कहानी में विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। ऑप्शन सी है, अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट स्थित जबलपुर की कथा का वर्णन है। सी ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। ये ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, सिक्का बदल गया कहानी में जो है अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट स्थित जबलपुर की कथा का वर्णन है। ये वन लाइनर करके पूछा भी जा सकता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी किस नदी में नहाकर अपने घर जाती हैं? चनाब नदी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी में शेरा की पत्नी का क्या नाम है? शेरा की पत्नी का क्या नाम है? हुसैना। ठीक है, हुसैना। बाकी सारे ऑप्शन पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, कोई भी पात्र जो है सिक्का बदल गया कहानी का नहीं है, सिर्फ हुसैना है और हुसैना शेरा की पत्नी होती है। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन अपने आप रखा था। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी की कहानियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सभी कहानियाँ भीष्म साहनी की हैं, इनको क्रम में लगाना है, कौन सा पहले आएगा चलिए देखते हैं। पहले आएगा भाग्य रेखा। ठीक है, पहले आएगा भाग्य रेखा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1953। उसके बाद आएगा पहला पाठ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957। फिर आएगा भटकती राख, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। उसके बाद आएगा पटरियाँ। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973। ये रहा क्रम, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी कहानियाँ भीष्म साहनी की हैं, कहानी संग्रह है ये। ठीक है ना, आगे देखिए अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956 है ना, 1956 है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? ये कहानी भी भीष्म साहनी का ही है, चीफ की दावत है ना, तो ये जो है किस कहानी संग्रह में संकलित है बताइए, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा? पहला पाठ में, पहला पाठ, ऑप्शन सी। ठीक है, पहला पाठ का प्रकाशन वर्ष क्या बताया मैंने? 1957, याद रखेंगे। ठीक है, कहानी संग्रह है, जो मैंने अभी क्रम में लगाने के लिए बताया ना, वो सभी कहानी संग्रह है भीष्म साहनी के। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं चीफ की दावत जो कहानी है वो किसमें संकलित है? पहला पाठ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चीफ की दावत कहानी के संबंध में विचार कीजिए। चीफ की दावत कहानी के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन ए देखेंगे, मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है इस कहानी में। ठीक है, ऑप्शन बी है, कहानी का नायक शामनाथ है जिसके चीफ उसके घर शादी में आए हैं। ऑप्शन सी है, यह कहानी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण माना जाता या है। ठीक है माना नहीं जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी है, यह कहानी पारिवारिक जीवन मूल्य के विघटन को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ई है, यह कहानी 1956 में प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और डी भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी। ठीक है, ए सी डी तीसरा। अब देख लेते हैं जो गलत है वो गलत क्यों है। बी ऑप्शन क्यों गलत है? कहाँ लिखा है, कहानी का नायक शामनाथ है जिसके चीफ उसके घर शादी में आए हैं, शादी में नहीं डिनर में आने वाले होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है, यह कहानी 1956 में प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। प्रतीकात्मक शैली में नहीं, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, इस वजह से जो है बी और ई ऑप्शन गलत हो जा रहा है। ठीक है ना, राइट आंसर ए सी डी। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, कहानी में यानी कि चीफ की दावत कहानी। ठीक है, चीफ की दावत कहानी में शामनाथ चीफ
को डिनर पर आने से पहले अपनी विधवा माँ को क्या पहनने के लिए बोलता है? ठीक है, चीफ की दावत कहानी में जो शामनाथ है वो चीफ को अपने घर जो है डिनर पे बुलाया रहता है। ठीक है, तो चीफ के आने से पहले जो है वो पूरी तैयारियां करता है कि मैं किसको क्या बोलूं पहनने के लिए। पर्दे ठीक करता है, कुशन वगैरह सब कुछ, सोफ़ा बेड सब कुछ सही करता है। तो अपनी माँ को बोलता है कि मैं माँ को क्या बोलूं पहनने के लिए। वहीं से प्रश्न लिया है मैंने। ठीक है, तो अपनी माँ को कहता है कि आप जो है सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार होगा, यहाँ पे सलवार पहन लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग, सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए तो इसलिए प्रश्नों को लेना पड़ता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया किस कहानी संग्रह में संकलित है? बताइए। भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है ना, भीष्म साहनी की ही कहानी है। अब ये कहानी भीष्म साहनी के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए पटरियाँ। ठीक है, पटरियाँ, यहाँ पे मैंने प्रकाशन वर्ष मेंशन कर दिया है, देख लेंगे आप लोग। ठीक है, 1973। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934। ठीक है, 1934 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये कहानी जो है किस कहानी संग्रह में संकलित है? विपत्तिका कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, चलिए अभी आगे शायद प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्करण में गैंग्रीन कहानी नाम बदलकर रोज कर दिया गया? तो 5वां संस्करण में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी के संदर्भ में सही नहीं है। अमृतसर आ गया कहानी के संदर्भ में सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है, भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक कहानी है। ऑप्शन बी है, यह कहानी भारत के विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई है। ऑप्शन सी है, कहानी में शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान भयावहता और विनाश का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, भीष्म साहनी ने विभाजन के विषय पर अपना महाकाव्य उपन्यास तमस 1973 में लिखा था, जिस पर प्रहलाद ननिहाल में एक टीवी फिल्म बनाया था। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। भीष्म साहनी ने विभाजन के विषय पर अपना महाकाव्य उपन्यास, ठीक है, महाकाव्य उपन्यास तमस 1973 में लिखा था, यहाँ तक बिल्कुल सही है। जिस पर प्रहलाद निहलानी ने एक टीवी निहलानी, ठीक है, सॉरी, प्रहलाद निहलानी ने एक टीवी फिल्म बनाया था। ठीक है, तो इसने नहीं बनाया था, गोविंद करके नाम है। ठीक है, गोविंद, एक मिनट रुक जाइए, गोविंद करके नाम है। ठीक है, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन गोविंद है स्टार्टिंग में। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गाड़ी के डब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर ही खीखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ा रहे थे। उपयुक्त कथन किस कहानी से है? चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, उसने कहा था। राइट आंसर क्या होगा? यह जो है पंक्तियाँ जो है किस कहानी से ली गई हैं? अमृतसर आ गया कहानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया है कहानी में जब लेखक यात्रा कर रहा था तब डब्बे में कितने पठान व्यापारी बैठे हुए थे? 3 बैठे हुए थे, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में दुबला बाबू नामक पात्र लेखक को कहाँ का प्रतीत होता था? लाहौर का, कराची का, पेशावर का, रावलपिंडी का। दुबला बाबू करके एक पात्र है, उसमें ट्रेन में बैठा होता है, ठीक है। तो उस जब बोलता है उसको अंदाज़ा लगाकर जो है लेखक बोलते हैं कि ये जो है यहाँ का प्रतीत होता है। तो वही पूछा गया है आप सभी से। राइट आंसर हो जाएगा पेशावर। कहते हैं पेशावर का मालूम पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं मन ही मन बड़ा खुश हुआ था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। अमृतसर आ गया कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? पठान का, दुबला बाबू का, लेखक का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है लेखक का है। अब इसको पूछा जा सकता है कि अमृतसर आ गया कहानी में लेखक जो है कहाँ जा रहे थे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहे थे, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम-ए-आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। किस कहानी का अंश है? ये पंक्तियां जो है किस कहानी से ली गई हैं? अमृतसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शहर आ गया है, वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है, यह कथन किसका है? अमृतसर कहानी से जो है ये कथन किस पात्र का है? पठान व्यापारी का, दुबला बाबू का, गार्ड बाबू का या लेखक का? दुबला बाबू का, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है ये दुबला बाबू। आगे देखिए अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया कहानी में कहानीकार ने किस स्टेशन का उल्लेख नहीं किया है? अमृतसर आ गया कहानी में आप सभी को बताना है इनमें से किस स्टेशन का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी, गुरदासपुर का नहीं है, बाकी जेलम स्टेशन का भी है, वजीराबाद का है और हरबंसपुरा का भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में दावत की तैयारी कितने बजते बजते मुकम्मल होने लगी? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। अब इसके बाद जो क्लास होगी ना कल, उसमें जो है यूनिट 8 हिंदी नाटक, टोटल जो है 200 प्रश्न को मैंने लिया है, ठीक है, 200 प्रश्न को। तो कल की क्लास में हम 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप नाटक आपका छूट भी गया है, नहीं पढ़ पाए हैं ढंग से, तो सभी नाटक जो है जितने भी 12-13 नाटक जो भी लगे हैं उन सभी नाटक का जो है रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग एक बार नाटक रिवाइज कर लेंगे, फिर कल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 बजे। अगला प्रश्न है, एक राजा निर्वंशिया थे, लेखक को कौन सुनाया करती थी? माँ, मौसी, दादी, नानी। एक राजा निर्वंशिया थे, आप राजा निर्वंशिया की कहानी पढ़ेंगे तो इसी पंक्ति से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ये कौन सुनाया करता था लेखक को? माँ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो राजा निर्वंशिया कहानी से यह कथन किसका है? ठीक है, कथन है ये, औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो, ठीक है, राजा निर्वंशिया कहानी से किसका कथन है ये? चंदा का कथन है। चंदा कौन थी? जगपति की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचने के बाद माता दीन ने किस मंदिर को स्थापित करने का सुझाव दिया? हनुमान मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, परशुराम मंदिर। चांद पर पहुंचने के बाद माता दीन ने किस मंदिर को स्थापित करने का सुझाव दिया? हनुमान मंदिर, ठीक है, हनुमान मंदिर। आगे देखिए अगला प्रश्न, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा रचित कानों में कंगना कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1913 इंदु पत्रिका में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी राजा राधिका रमण सिंह के किस कहानी संग्रह में संकलित है?
बताइए। कानों में कंगना जो कहानी है वो किस कहानी संग्रह में संकलित है? कुसुमांजलि, कुसुमांजलि, ठीक है। कुसुमांजलि जो है राधिका रमण सिंह का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी से संबंधित असत्य कथन बताइए। कानों में कंगना कहानी से संबंधित असत्य कथन बताइए। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे असत्य है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन ए, यह कहानी लेखक के आग्रह में अपने अध्ययन काल में लिखी। ऑप्शन बी है, लेखक की यह कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। ऑप्शन सी है, यह प्रेम व वासना के अंतर को स्पष्ट करने वाली मार्मिक कहानी है। ऑप्शन डी है, कहानी में एक राजकुमारी का निर्धन से विवाह होने की पीड़ा का चित्रण है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस कहानी में, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरा नाम क्या है? राही कहानी में यह कथन किसने किससे पूछा है? कौन कहता है राही कहानी में कि तेरा नाम क्या है? किसने किससे पूछा है? क्वेश्चन नंबर 88। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीता ने कैदी स्त्री से। अगला प्रश्न है, सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अधिकार रखने वाले एक पुराने लेखक हैं। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। कानों में कंगना कहानी से यह कथन किसका है? सभी पात्र जो है कानों में कंगना कहानी के हैं, ठीक है। योगीश्वर का, ठीक है। योगीश्वर कौन होता है? किरण का पिता होता है, ठीक है। योगेश्वर कहता है नरेंद्र से। अगला प्रश्न है, राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के किस कहानी संग्रह में संकलित है? राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के किस कहानी संग्रह में संकलित है? बताइए। सीधे साधे चित्र। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राही कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइए। राही कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1947। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राही कहानी के संदर्भ में असंगत है? ऑप्शन ए है, राही कहानी में निर्धन देशवासियों की पीड़ा की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति की गई है। ऑप्शन बी है, राही कहानी में राजाओं की विलासिता तथा कर्तव्य पलायनता की प्रवृत्ति का चित्रण है। ऑप्शन सी है, राही कहानी में अनीता और राही दो पात्र हैं। ऑप्शन डी है, राही कहानी एक निम्न जाति की महिला राही जो है एक निम्न जाति की महिला है जिसे चोरी के अपराध में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है असंगत है, असंगत पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, राही किस जाति की स्त्री है? राही जो है किस जाति की स्त्री रहती है? तो मंगरोरी जाति की, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राही से बातचीत के बाद अनीता के मन में अनेक विचार आए, कौन सा विचार उसके मन में नहीं आया ये बताना है, ठीक है। राही कहानी की पात्र है राही, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि राही से बातचीत के बाद अनीता के मन में विचार आए, कौन सा विचार उसके मन में नहीं आया ये बताना है। ऑप्शन ए देखते हैं, देश को किस प्रकार स्वतंत्र किया जाए। ऑप्शन बी है, कुछ लोग आराम की और कुछ लोग चोरी करके पेट पालने की ज़िंदगी क्यों बिताते हैं। ऑप्शन सी है, एक ही देश में निवासियों को खाने पहनने का समान अधिकार मिलना चाहिए। ऑप्शन डी है, सरकारी वकील की चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे
बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। अब इनमें से कौन सा विचार उसके मन में नहीं आया है ये हमें बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। मिला तेज से तेज कृति किससे संबंधित है? सुभद्रा की काव्य कृतियों से, या सुभद्रा जी की कहानियों से, सुभद्रा जी की राष्ट्रीय भावना से, या सुभद्रा जी एवं उनके पति लक्ष्मण सिंह के जीवन से। मिला तेज से तेज कहानी जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। यह कथन किस राजनीति प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? देशभक्ति, सत्ता भक्ति, दल बदलने की प्रवृत्ति, या स्वार्थ सिद्धि के लिए विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा सत्ता भक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राही कहानी की मूल संवेदना से संबंधित कथन नहीं है। ऑप्शन ए, सच्ची देशभक्त इन गरीबों के उत्कृष्ट निवारण में है। बी ऑप्शन है, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सी ऑप्शन है, आज़ादी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। डी ऑप्शन है, अशिक्षा और अज्ञानता को मिटाकर निर्धन वर्ग का जीवन लक्ष्यबद्ध बनाना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से जो है कथन कौन सा नहीं है ये बताना है। राही कहानी की मूल संवेदना की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन सी, अशिक्षा और अज्ञानता को, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आज़ादी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये जो है मूल संवेदना में नहीं आता, बाकी सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, राही कहानी में अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। इस कथन में किस स्वप्न की ओर संकेत है? अब ऑप्शन देखेंगे। देश को आज़ाद कराने का स्वप्न। ऑप्शन बी है, भीख मांगकर और चोरी करके जीने वालों के जीवन को लक्ष्यबद्ध बनाने का स्वप्न। ऑप्शन सी है, स्त्री शिक्षा के प्रसार का स्वप्न। ऑप्शन डी है, अंधविश्वास मुक्त समाज की स्थापना का स्वप्न। ठीक है, 99 क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीख मांगकर और चोरी करके जीने वालों के जीवन को लक्ष्यबद्ध बनाने का स्वप्न। ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अली जावेद जैदी का दुनिया का अनमोल रतन कहानी के विषय में मत नहीं है। ठीक है, अली जावेद जैदी का जो है यहाँ पे दुनिया का अनमोल रतन कहानी के विषय में मत कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है, दुनिया का अनमोल रतन नवाब राय के द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन बी है, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1906 है। ऑप्शन सी है, यह नवाब राय की पहली कहानी है। ऑप्शन डी है, यह कहानी नवाब राय के मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जो है बिल्कुल सही है। किसके अनुसार? अली जावेद जैदी के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे 101। दिल फिगार निम्नलिखित में से कौन सी अनमोल चीज़ लेकर नहीं आया? ठीक है, आप सभी को बताना है दिल फिगार जो है निम्नलिखित में से कौन सी अनमोल चीज़ को लेकर नहीं आया है? काले चोर के आंसू,
शौहर की चिता में भस्म होती माशूका के चिता की राख। ऑप्शन सी है मिट्टी, वतन की मिट्टी। ऑप्शन डी है देशभक्त के खून के कतरे। इनमें से क्या लेकर नहीं आता है दिलफिगार? दुनिया का अनमोल रतन कहानी से, जो कहानी का पात्र है दिलफिगार, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वतन की मिट्टी। ठीक है ना, वतन की मिट्टी लेकर नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। 102, हमारे मुल्क को ऐसी किताबों की अशद ज़रूरत है जो नई नस्ल के जिगर पर मोहब्बत हुब्बे वतन की अज़मत का नक्शा जमाएं। इस कथन में प्रेमचंद ने किस प्रकार की किताबों की ज़रूरत की बात की है? कथन को एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे मुल्क में ऐसी किताबों की अशद ज़रूरत है जो नई नस्ल के जिगर पर हुब्बे वतन की अज़मत का नक्शा जमाए। इस कथन में प्रेमचंद ने किस प्रकार की किताबों की ज़रूरत की बात की है? ऑप्शन ए है नई पीढ़ी को दिशा देने वाली। ऑप्शन बी है नई पीढ़ी में देश प्रेम का जज्बा विकसित करने वाली। ऑप्शन सी है नई पीढ़ी में जोश उत्पन्न करने वाली। ऑप्शन डी है नई पीढ़ी को नए ज़माने के अनुसार ढालने वाली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई पीढ़ी में देश प्रेम का जज्बा विकसित करने वाली। ठीक है, ऑप्शन पढ़ के ही आप लोग जान गए होंगे राइट आंसर, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, ईदगाह कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन कौन सा है? ईदगाह कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन बताइए। जिस कहानी को मैंने पूरा वन लाइनर कहानी से जो है मैंने 20-20, 25-25 प्रश्नों को सॉल्व कराया है, तो उस कहानी को मैंने इस मैराथन क्लास में वहाँ से प्रश्नों को बहुत कम लिया है। ठीक है ना, जिसको मैंने नहीं कराया वहाँ से ज़्यादा प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए सभी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अभाव एवं संघर्ष जिस प्रकार बच्चों को समय से पहले ही समझदार बना देता है। ऑप्शन बी है यह कहानी बाल मनोविज्ञान की सशक्त प्रस्तुति है। ऑप्शन सी है इस कहानी में श्रम के महत्व सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन डी है कहानी का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना है। तो ईदगाह कहानी के बारे में बात हो रही है, मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कहानी का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना है। एक 104 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा पात्र जो है ईदगाह कहानी से नहीं है? तो जुम्मन शेख नहीं है और भजन सिंह नहीं है। ठीक है ना, बाकी महमूद और मोहसिन ये दोनों जो है ईदगाह कहानी के पात्र हैं। तो यहाँ पे चलिए कूट वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल 2 और 4। ठीक है, केवल 2 और 4 राइट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 और आज का लास्ट प्रश्न, बच्चे हादिम। ठीक है, ईदगाह कहानी से है। बच्चे हादिम ने बूढ़े हादिम का पार्ट खेला था, कैसे? ईदगाह न जाकर, अमीना दादी की घर पर मदद कराकर, उन्हें गरीबी से निकालने की राह बताकर, या बाल सुलभ आकर्षण छोड़कर चिमटा खरीद कर। तो बताइए, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, कैसे खेला था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल सुलभ आकर्षण को छोड़कर वो जो बेचारा चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए कि उसके दादी का हाथ ना जले, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे मेरे साथ। ठीक है, जो स्टूडेंट बाकी रह गए हैं वो भी कर लेंगे। ठीक है ना, तो कल की क्लास में हम नाटक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए, अब तो पेपर बहुत पास है। ठीक है ना।